हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। आज मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ, काफी सीनियर कलीग हैं, आरबीआई में सीनियर पोजीशन पे थे और ऑफिशियल काम करते हुए कभी कभी किस तरीके की सिचुएशन से गुजरना कर पड़ता है वो आपको इस कहानी में समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी। आरबीआई के एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट एजेंडा बन जाता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि हम बस्तर एक माओइस्ट एरिया है, बस्तर में एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाएंगे और सीनियर ऑफिसर्स के, आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स के जाने से वहाँ पे बैंक वालों की प्रेजेंस भी बढ़ेगी और गांव के लोगों को भी इकट्ठा किया जा सकेगा। जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उनको 2 सजेशंस आते हैं। पहला, आप वहाँ पे व्हाइट कार लेके मत जाइए। उन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर ये व्हाइट कार में जाएंगे बहुत ज्यादा रिस्क होता है इस बात का कि कोई माओइस्ट आपको किडनैप कर लेगा और बाद में रैंसम कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, खासकर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर को किडनैप करके रैंसमिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है। सेकेंडली, उन्होंने बोला शाम को सूरज ढलने के बाद ट्रेवल नहीं करना है। आप अपने ट्रेवल प्लान ऐसे बनाइए कि शाम होने से पहले आप जो भी गेस्ट हाउस में, रिजॉर्ट में या होटल में रुक रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाए और आपकी सारी एक्टिविटीज डे टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए। बस्तर खूबसूरत जगह बहुत अपने आप में। वहाँ पे चित्रकूट फॉल्स हैं, जिनको लोग एक्चुअली नियाग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं। नियाग्रा फॉल्स का नाम शायद आपने सुना ही हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत फॉल्स बताते हैं। कनाडा यूएस बॉर्डर पर हैं और दुनिया के टॉप 5 टॉलेस्ट फॉल में भी आ जाते हैं। बट यहाँ पर बस्तर की बात करें तो जंगल का इलाका है, खूबसूरती बहुत है, लेकिन माओइस्ट का डर है। हमारे जो सीनियर हैं यहाँ पे आरबीआई में, वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में जब वो बैठते हैं तब उन्हें एहसास होता है ये क्या किया, हमारे लोगों ने ठीक से इंस्ट्रक्शन शायद देना भूल गए, ये तो व्हाइट कलर की कार आ गई है। जा रहे थे बस्तर के इलाके में, तो जो सर हैं उनकी वाइफ जो है वो कहती है मैं भी साथ में चलूंगी, उसके बाद वीकेंड था तो हम वहाँ पे 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। ऐसा सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, इंक्लूडिंग आरबीआई, कि कहीं भी अगर आप जा रहे हो, इवन फॉरेन ट्रेवल, आप उसमें आगे पीछे अपनी लीव ले सकते हो और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे अपने फैमिली मेंबर को भी ले जाना अलाउ करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज नॉट इंटरफेयरिंग इन योर ऑफिस वर्क। सर और मैडम यहाँ गाड़ी में बैठ के चले गए और जब वो आगे बढ़े हैं, बस्तर के इलाके में पहुंचे और कदम कदम पे जो सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं, तब उन्हें एहसास हो गया कि ये मामला बहुत डेंजरस है और ये बहुत रिस्की जोन में वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। जब बात हो रही थी कि स्टे कहाँ पर करना है, तो वहाँ पर मोस्ट पॉपुलर जो जगह थी उसका नाम नमन बस्तर है, जो एक रिजॉर्ट है, फेमस रिजॉर्ट जगदलपुर टाउन में है। स्टाफ के किसी मेंबर ने सजेस्ट किया कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिजॉर्ट है, राज कांकेर का फॉरेस्ट लॉज, और ये जंगल के बीच में है, वहाँ भी रुक सकते हैं। सर को ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने बोला ठीक है, अगर वो अच्छा रिजॉर्ट है तो हम जंगल के बीच में रुकना पसंद करेंगे, शहर में तो रोज ही रहते हैं। और ये वाला रिजॉर्ट में उन्होंने अपनी बुकिंग करवा ली। अब ट्रेवल करना है रायपुर से जगदलपुर, 300 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी है और बाई रोड की हालत कोई बहुत ग्रेट तो थी नहीं। आज तो रोड फार बेटर है, आराम से 8 घंटे 9 घंटे का सफर होने वाला था। रास्ते में लंच करने के लिए रुके तो उसके बाद ये एहसास हो गया कि पहुंचते पहुंचते लेट होने वाले हैं। अभी रास्ता बहुत बचा हुआ है, दिन छोटे हैं और रिस्क दिख रहा है, अंधेरा ना हो जाए। रास्ते में कभी मोबाइल फोन में सिग्नल आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे हेल्प मांगेंगे, उस बात का भी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। करीब शाम को 4:30-5 बजे, जहाँ पर अभी दिख रहा है कि रास्ता और 1-1.5 घंटे का बचा है कम से कम, फोन आता है मोबाइल पे। ट्रू कॉलर में देख के मालूम पड़ता है नाम है फ्रांसिस जेवियर और फोटो भी बना हुआ आ रहा है, कोई हैवी फेस का, डार्क कलर्ड, लॉन्ग हेयर, हैवी बिल्ड आदमी का फोटो लग रहा है। सर फोन उठाते हैं तो सामने से फ्रांसिस जेवियर बोल रहा है, सर आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ। सर बताते हैं कि अभी हमें करीब 1.5-2 घंटा और लग सकता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, आप आइए और आप जगदलपुर नाका पर आ जाइए। जब वहाँ पर आप आ जाएंगे तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। जब जगदलपुर नाका पर पहुंचे हैं तो सर ने उस नंबर पर कॉल बैक किया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो आपको बोला था कि फॉरेस्ट नाका पर आना है, आप कहाँ चले गए? कोई नहीं, आप गाड़ी मोड़िए, हम मिलते हैं। उन्होंने गाड़ी रिवर्स करी थी कि 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं। उनसे कुछ ज्यादा पूछे बगैर वो ड्राइवर के बगल वाला कार का डोर खोलते हैं और एक आदमी उसमें आगे वाली सीट पे बैठ जाता है। वो बोलता है सर मैं आपको बताता हूँ रास्ता कहाँ से है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे अब रास्ता जंगल का हो गया है। अभी सर को और मैडम को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये हेल्प कर रहे हैं या ये कौन लोग हैं। इनका नंबर पहले किसी से वेरीफाई किया नहीं।
लेकिन इनके पास हमारा नंबर कहीं से आया, इसका मतलब हमारे स्टाफ के दिए गए नंबर से ही कांटेक्ट किया होगा, ऐसी उम्मीद पर है। और इनके हाव भाव या अंदाज से कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा रिस्क भी लग रहा है क्योंकि अब लगभग अंधेरा होने लगा है। गाड़ी की हेडलाइटें जला ली हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नए रास्ते पर तो सामने देखते हैं कि सड़क के बीच में ऐसे खंबे गाड़े हुए हैं, किसी ने आगे का रास्ता बंद किया हुआ है। और ये जो सेडान कार है होंडा सिटी, इसकी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होती है, रोड की कंडीशन वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है, और सामने जब रोड में ऐसे ब्लॉक करने के लिए खंबे गाड़े हुए, ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सकता है। गाड़ी में बैठे हुए चारों लोगों में से किसी की भी ये हिम्मत नहीं हो रही कि अब गाड़ी से बाहर निकला जाए। ये जो हेल्प आए हैं, इन्होंने बोला ऐसा करते हैं सर, ये रास्ता बंद कर रखा है किसी ने का मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से गाड़ी मोड़ लेते हैं, दूसरा रास्ता है जंगल का रास्ता, वहां से चलते हैं। जंगल का रास्ता सुनते हुए सर को तो डर लगा ही लगा, मैडम को और ज्यादा डर लगा। सर तो ऑफिस में किसी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है। गाड़ी उन्होंने वापस मोड़ लिया जंगल के रास्ते की ओर, और मैडम लगाती हैं फोन अपनी बेटी को। कनेक्ट हो जाता है फोन इस बीच, बेटा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वी डोंट नो, तो आई थॉट आई शैल इन्फॉर्म यू, एंड शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश सो दैट other people can understand. Least the idea is not to create panic also, but ऐसा भी डर लग रहा है कि शायद हम माओइस्ट द्वारा किडनैप किए जा चुके हैं। जंगल के बीच में जा रहे हैं, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, रास्ता इतना खराब है कीचड़ वाला कि गाड़ी कब आगे बढ़ेगी और कब आगे नहीं बढ़ेगी, कहाँ रुक जाएगी, कुछ नहीं पता। आधे घंटे के ऐसे ट्रेवल के बाद फाइनली राजा कन्नर के फॉरेस्ट लॉज में पहुंच जाते हैं। बहुत राहत की सांस मिलती है कि अगर अब किडनैप भी हुआ है तो हम सेफ प्लेस पर तो पहुंच गए हैं, एटलीस्ट एक रिजॉर्ट के अंदर हैं हम, अब जंगल में नहीं हैं। थोड़ी देर में समझ में आता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, रिजॉर्ट में ही है, बट रिजॉर्ट बहुत लोनली है। यहाँ पर दे आर द ओनली ऑक्यूपेंट, और जंगल के बीच में है, पहले से ही हालत बहुत टाइट थी। अब यहाँ अकेले रहना है, अभी तो सेफ फील हो रहा है। कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा था कि हम ट्रैप में फंस चुके हैं और माओइस्ट ने हमको किडनैप कर लिया है। अगर किसी को एहसास है कि यहाँ पर आरबीआई का कोई सीनियर ऑफिसर आ रहा है, इस बात की उम्मीद थी, ऐसा होना कोई असंभव नहीं था। ऐसे केस अखबारों में पढ़ने को मिलते थे। अगले दिन अपने स्टाफ से बोला सर ने कि अब मैं इस रिजॉर्ट में नहीं रुकूंगा, मेरे लिए बाकी दिन का स्टे आप नमन बस्तर में ही कर दीजिए। बट कभी कभी देखिए ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं आप कि आप एक डिसीजन लेते हैं, कॉन्सिक्वेंस आपको नहीं पता होता है। जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं तभी आपको कॉन्सिक्वेंस समझ में आते हैं कि एक छोटे छोटे डिसीजन कि कहाँ मुझे रहना है, कौन सी गाड़ी से ट्रेवल करना है, किस किस से मुझे बात कर लेनी चाहिए। बाद में बहुत सारे आइडिया होते हैं, शायद मैंने ये कर लिया होता, मैंने इस आदमी से कंफर्म कर लिया होता, कौन आदमी मुझे होटल से फोन करेगा उसका नंबर ले लिया होता। कई बार अपने जॉब के दूसरी प्रायोरिटी में हम ये मिस कर जाते हैं, बट ये हमारे लेसन भी बन जाते हैं। एक और ऐसी सिमिलर इंसिडेंट है, कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रोग्रेस के लिए मीटिंग अटेंड करने का आइडिया ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ और बैंकर्स के साथ ये मीटिंग करेंगे और आरबीआई के ऑफिसर भी उसमें जाते हैं। ये प्रोग्रेस क्या हो रही है इस स्कीम में, इसका पता लगेगा और थोड़ा काम भी बेटर होता है फ्यूचर में। मीटिंग खत्म होने के बाद जो हमारे सीनियर कलीग हैं, उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा कश्मीर में घूम लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। जिस होटल में वो रुके हुए थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम आपको एक दुकान बताएंगे, वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी देगा और क्वालिटी भी अच्छी है। तो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से ड्राई फ्रूट लेते हैं। 3-4 हजार का बिल आया तो हमारे जो सीनियर कलीग है उन्होंने अपना कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड पकड़ाया तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ पे तो सर कैश ही चलता है, कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं कहाँ से अभी कैश लेके आऊँ, मैं तो हमेशा कार्ड लेके चलता हूँ, आज के टाइम में तो कोई भी कैश लेके नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं आपको पास के एटीएम में लेके चलता हूँ और आप आराम से कैश निकाल लीजिएगा। ये जो हमारे सीनियर कलीग है उनके पास तो गाड़ी है ही, उन्होंने बोला ठीक है आइए आप मेरी गाड़ी में बैठिए, हम एटीएम तक चलते हैं। दुकान से जो लड़का उनकी मदद के लिए आया था उसने बोला सर आप तो रोज ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं, आज मेरी फरारी में बैठिए। सर एग्री हो गए, उसके साथ चलने लगे तो वो ले गया अपने स्कूटर के पास में जो एक पुराना सा नंबर प्लेट भी उखड़ सी गई है और बोलता है सर आप माइंड तो नहीं करेंगे स्कूटर में बैठने में, मेरी फरारी यही है। ठीक है, पास में जाना था, स्कूटर में बैठ गए। वो अपनी लोकल उर्दू और कश्मीरी स्टाइल में बात कर रहा है। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद वो एक ऐसे एटीएम पे लेके आया जो एटीएम एकदम बुरी स्टेज में है, वहाँ कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ कुछ नोट निकलने वाला है। वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है कि ये आउट ऑफ वर्क है, लग रहा है वो भी बहुत पुराना है। बोलता अरे सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है। इस बीच जो हमारे सीनियर कलीग है उनकी चिंता बढ़ने लग गई, यार ये कश्मीर में हूँ, ये कहाँ स्कूटर में घुमा रहा है, इज इट ऑल राइट, इस लड़के की हरकतें भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो कहता है सर चिंता मत कीजिए, मैं आपको दूसरा एटीएम लेके चलता हूँ। और वो फिर एक लोनली से एरिया में लेके चला जाता है। उसके बाद खड़ा करता है स्कूटर एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जो एक गोडाउन
गोडाउन लग रहा है और गोडाउन पे नॉक करता है। जो हमारे सीनियर है वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? सर इसके अंदर एटीएम है। मतलब इसके अंदर एटीएम का क्या मतलब है? बाजार में चलते हैं, कोई बाजार में एटीएम देखते हैं, यहाँ कौन सा एटीएम होगा? अभी जो हमारे सीनियर हैं उनको ऐसा लगने लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी पक्का हो रही है और वो अपना फोन निकालते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। जब ये जो लोकल कश्मीरी बंदा है उसके नॉक करने के बाद भी डोर नहीं खुलता है तो वो कहता है चलिए सर यहाँ भी कुछ नहीं है और मैं कोई एटीएम ढूंढता हूँ। और फिर वो शहर की ओर लाया, वहां पर एक एटीएम मिल गया। एटीएम पे उन्होंने रोका और मैंने अपना कैश विड्रॉ किया और उसका पेमेंट किया। लेकिन एक लेसन सा सीख लिया कि ऐसे अनजान जगहों पे ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ मुझे नहीं जाना चाहिए। कश्मीर में जिस तरीके की घटनाएं होती हैं वो भी सीनियर ऑफिसर्स को उठा लेते हैं और उसके बाद कुछ भी रैंसम मांगा जा सकता है। मैं यहाँ पे करने आया हूँ अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, लेकिन अगर मेरा किडनैप हो जाता है तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन को और लोकल गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम में डालूंगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे बहुत केयरफुल रहना है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं पर्सनल लेवल पे जब आप काम ऑफिशियल कर रहे होते हो, लेकिन आपके कई बार छोटे छोटे डिसीजन आपको टेंशन में डाल देते हैं और कुछ लोगों के साथ सच में टेंशन हो भी जाती है। ये छोटी छोटी स्टोरीज है, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाओ कि आरबीआई के काम में आपको किस तरीके का वर्क एक्सपोजर मिलने वाला है। आपका कोई प्रश्न है प्लीज पूछिए कमेंट में। आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर।